हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान से बार बार पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। हम केवल उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके और अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के अल्पीकरण की विधियां हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो इसमें जो मूल अधिकारों को अल्पीकरण है वो अनुच्छेद 13 में किया जाना है। आप सबने एक डिस्कस या एक चर्चा सुनी होगी, क्या मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। हाँ, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्या मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, बिल्कुल मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। और हाँ, ये है कि वो तर्क संगत होना चाहिए, सही होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, तभी उसका मतलब परिवर्तन किया जाए। तो मूल अधिकारों का अल्पीकरण भी किया जाता है, यानी मूल अधिकारों को कम भी किया जा सकता है और इस पे परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसमें है? तो ये अनुच्छेद 13 में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार मार्क करिएगा और नोट करिएगा। तो अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों के अल्पीकरण की विधियां, और अनुच्छेद 14 का और 40 का 44 का हम आगे देखेंगे, विधि के समक्ष समता। उसमें अगला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 21 में वर्णित है। गलती से मार्क हो गया। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। और ये यूपीएससी में, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें शायद 2020 में यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आप लोग स्टार मार्क करिएगा। और 100% ये कई बार रिपीट हुई है, कई एग्जामों में और कई बार रिपीट हुआ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता, संक्षिप्त में बोले तो बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हम बार बार नहीं कहेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद ही अपने से स्टार मार्क करते चलें, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि केवल हम उन्हीं क्वेश्चन को लें जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है विधि के समक्ष समता। किसका वर्णन है? तो विधि के समक्ष समता का वर्णन है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का अंत, लोक नियोजन की अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस में वर्णित है? तो 21 का में, अनुच्छेद 21 के का में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, अगला अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 25 में है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन मिस है, आप एक ऑप्शन को काट दीजिए। तो अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी हम अपने धर्म को अच्छे से मानेंगे, उसका हम प्रचार करेंगे, तो इसकी स्वतंत्रता हमको किस में दी गई है? अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40 में वर्णित है ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये वर्णित है। और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति का जैसे कार्यकाल पूरा होगा तब तो राष्ट्रपति को हटाया ही जाना है, उसका दोबारा चुनाव होना, हटाया नहीं, दोबारा चुनाव होना है। लेकिन यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं पूरा हो और किसी कारण से, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किसके लिए है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ये प्रक्रिया लाई गई है, महाभियोग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का अंत। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 का में। किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 का में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में वर्णित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51 में। किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 में वर्णन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। यदि हम बात करें 51 का की, तो 51 का में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 51 का में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद का। किसका वर्णन है? तो मंत्रिपरिषद का वर्णन है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। क्या कहता है ये? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी, ये अनुच्छेद 74 में वर्णित है। और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का वर्णन। और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन में। 73वें और 74वें दोनों, ये दोनों शामिल हैं, क्योंकि 73वें में शामिल है पंचायत और 74वें में शामिल है नगर पालिका। नगर पालिका, तो 73वें एवं 74वें दोनों में वर्णित है संविधान के त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था। इसमें दोनों आप लिख करिएगा, दोनों मतलब सी और डी। सी और डी, यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। सी और डी राइट आंसर है। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? यानी यदि हम पर्सनल बात करें कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, है ना। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। और 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? पंचायतों का वर्णन है। पंचायतों का वर्णन है। ठीक, अब पूछ दे कोई कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था। और 1992 के वही 73वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन डिस्टर्ब है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है पूछा जा रहा है, और ऑप्शन कुछ और लिखा हुआ है। तो वैसे राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 352 में। किसमें वर्णित है राष्ट्रीय आपातकाल? तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 352 में। और इसको कब लगाया जाता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, यहाँ लिखते हैं। तो जैसे युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए, अथवा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह द्वारा हुई
राष्ट्रीय अशांति पर लगाया जाता है, पर लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह द्वारा हुई राष्ट्रीय अशांति पर लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। वैसे आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, पहला देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, राज्य में आपातकाल जिसको बोलते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जब अपने देश के अंदर किसी राज्य में गड़बड़ी होती है तो वहाँ लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन है अनुच्छेद 356 में। 356 में वर्णित है। 356 और 365 दोनों में वर्णित है। अब इसको ठीक से देखेंगे, यहाँ तो विशेष जगह नहीं है। तो 356 तब लगाया जाता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाती है। जैसे देखिए, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो यदि जो वहाँ राष्ट्रपति शासन जो राज्य के संवैधानिक तंत्र हैं उनका प्रयोग कर रहा है, तो जब वो असफल होते हैं तो वो केंद्र करता है। तो केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में जब असफलता होती है, जब केंद्र अनुपालित करता है अपना, जैसे देखिए राज्यों में असफलता, जैसे राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जैसे राज्य के परिस्थिति राज्य के कंट्रोल से बाहर हुई तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। और जब वो 356 लगाया गया, 356 लगाया जाता है, और जब 356 भी विफल हो जाता है तब फिर 365 द्वारा यानी केंद्र के कानूनों द्वारा कार्य किया जाता है। मतलब केंद्र के निर्देशों का भी अनुपालन करने में जब असफलता होती है तब अनुच्छेद 365 की स्थिति कहलाती है, ऐसा। और एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में। और राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 352 में, जो अभी हमने बताया। 352 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 360 में है। ऑप्शन मिस्टेक है, आप लोग सुधारिएगा, हमने गलत लिख दिया। तो 360 वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 360 में वर्णन है वित्तीय आपातकाल का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 360। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया है, इसके वजह से ऐसा हुआ है, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है? अनुच्छेद 360 में वर्णन है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 368 की 68 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन तो है, लेकिन संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार, संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार से संविधान को संशोधित किया जाता है। जो अनुच्छेद 368 ही है, तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार से संशोधन की व्यवस्था है, यानी अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था, 2 प्रकार से संशोधन करता है, ठीक है। अनुच्छेद 368 2 प्रकार से संशोधन करता है। और वैसे कुल मिला के पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कितने प्रकार से संविधान संशोधित किया जाता है, तो 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। जैसे देखिए,
ये तो देख लिए कि अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन होता है, ठीक है। लेकिन जो 3 प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। इसको हम अब मिटाए दे रहे हैं, आप लोग आशा है कि नोट कर लिए होंगे। तो जो 3 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था है अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान संशोधन 3 प्रकार से हैं। तो एक है अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक। अब इसके तहत 2 प्रकार से संशोधन हुआ है और एक है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। एक क्या है? एक है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, है ना। यानी कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जिसको संसद अपने साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधित कर लेती है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिनको कि संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो 2 प्रकार से संशोधन की व्यवस्था हुई है, 2 प्रकार से, तो एक है कि पूर्ण बहुमत द्वारा, एक है कि होना संसद में ही है, तो संसद के में पूर्ण बहुमत द्वारा संशोधन। एक है कि पूर्ण बहुमत द्वारा संशोधन और एक है कि मतलब संसद के साधारण बहुमत और आधे राज्य संसद के साधारण बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल द्वारा। जैसे देखिए कोई चीज है कि जैसे कि संसद के अनुच्छेद 368 के तहत संसद की साधारण बहुमत से पारित होगी और उसमें आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत होगी। तो जैसे उसमें 10-20 राज्य स्वीकृति दे देते हैं तो वो संसद के द्वारा कानून पारित हो जाता है। इसको और अच्छे तरीके से आप लोग कमेंट करेंगे तो बताएंगे। आशा है कि समझ में आया होगा कि जैसे देखिए संविधान का संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हुए? एक हुआ कि वैसे मुख्यतः तो 2 ही प्रकार हैं, लेकिन संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। मुख्यतः 2 प्रकार ही हैं, एक अनुच्छेद 368 के तहत, एक संसद के साधारण बहुमत द्वारा। जो अनुच्छेद का 368 है उसके तहत 2 प्रकार के संशोधन होने हैं। एक तो संसद के पूर्ण बहुमत द्वारा संशोधित होना है और दूसरा संसद के साधारण बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा, आधे राज्य विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। यानी उसमें संसद के साधारण बहुमत का जो नियम होता है उसमें पास होने के बाद आधे राज्यों से स्वीकृति ले ली जाती है। इस तरीके का संशोधन किया जाता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 42 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 42 को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत अल्पसंख्यक एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, किसका? जिसमें कि बच्चों को स्कूली शिक्षा अनिवार्य थी। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 395। आप लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं कि 465 हो गए हैं, तो कहीं पढ़ते हैं कि 490 हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, उसमें केवल उपखंड जोड़े गए हैं, ऐसा ध्यान रखेंगे। अगला, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से ही जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसमें जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द।
प्रस्तावना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल भारत के संविधान की प्रस्तावना से यूपीएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और केवल शुरू की लाइन से ही कि जो प्रस्तावना में कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र राज्य घोषित करते हैं, इसी पहली लाइन से ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण स्नेह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है, जो के संस्थानम समिति है। इसके द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है। बर्मा समिति ये भी मौलिक कर्तव्य से ही संबंधित है, लेकिन इसमें इसके द्वारा सुझाए गए कर्तव्यों को नहीं लिया गया था। फजल अली आयोग राज्यों के गठन से, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में किसका वर्णन है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में। भाग 2 में वर्णन है नागरिकता का। भाग 2 में किसका वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है। और भाग 4 में किसका वर्णन है? भाग 4 में वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए आगे हम डिटेल देखते हैं। यहाँ वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्ना कार्टा होता क्या है। ये मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का प्रपत्र है, यानी एक प्रपत्र फाइल है, और जिसे किसके द्वारा? इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, यानी मैग्ना कार्टा क्या है? तो अधिकारों का प्रपत्र है। क्या है? अधिकारों का प्रपत्र है। इसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा, इंग्लैंड के कौन थे? किंग जॉन थे, उनके द्वारा कब? 1215 में सामंतों के दबाव से जारी किया गया था। यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। और यह क्या था? ये जो प्रपत्र था ये किससे संबंधित था? तो मूल अधिकार से संबंधित है। ये प्रपत्र किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित था, और ये पहला लिखित प्रपत्र था मौलिक अधिकार के लिए। इसलिए संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, तो उस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। आप लोग याद रखेंगे। अगले है मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें एक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। अब इसे कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, बना दिया गया है। यानी संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 300 का में ये वर्णित है। अब वर्तमान में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। और अगला है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। और पांचवा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 18 में वर्णित है। छठवां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है किस मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। किसको बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है। और हमने बताया 300 का अनुच्छेद में ये शामिल हो चुका है। और किस भाग में? तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में ये शामिल कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार। अगला सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। किसके द्वारा होती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति?
तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है नियुक्ति इसकी, यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है, भारत में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रणाली है? तो कॉलेजियम प्रणाली है। कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई है भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। और जो गुप्त मतदान प्रक्रिया है, तो गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा ही होता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां जो है तो 21 का शिक्षा का अधिकार इसे 2002 में जोड़ा गया था। यहाँ नोट कर देते हैं। तो संविधान में कितने, वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 हैं, ठीक है। और मूल संविधान में हमको 10 प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में 10 मौलिक अधिकार थे। जो 11वां मौलिक अधिकार है, तो 11वां मौलिक अधिकार कौन सा है? 11वां मौलिक अधिकार है 11वें मौलिक अधिकार को 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें किसका वर्णन है? जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसको जोड़ा गया था, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णन है कि छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 11वें मौलिक कर्तव्य में किसका वर्णन है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए है ये। तो 11वां मौलिक कर्तव्य था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगला है 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। अगला है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक तो 368 के द्वारा, 368 में 2 प्रक्रिया है और एक होगा, वैसे 2 प्रकार से ही कहिए आप लोग, क्या होता है? वैसे संविधान में संशोधन 3 प्रकार से ही होते हैं। संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रक्रिया होती हैं। एक अनुच्छेद 368 के तहत और एक है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रक्रियाएं हैं। तो यदि कभी पूछ दे कि अनुच्छेद 368 के तहत कितने तरीके से संशोधन किया जा सकता है, तो 2 प्रकार से होगा। और यदि पूछ दे कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है। अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार हुए और संसद के साधारण बहुमत द्वारा। और नहीं तो ऐसे ही करिए, वहाँ भी हमने अलग आगे भी थोड़ी गलती कर दी है बताने में। आप लोग यहाँ सुधार लीजिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे पूछ दिया कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से हो सकता है। यदि कुल पूछ दे कि कुल कितने प्रकार से होता है, तो वैसे 3 प्रक्रिया हैं, पर चलिए 2 प्रकार से होता है। एक होता है 368 के तहत, एक प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत, दूसरी प्रक्रिया संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। और अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार से होगा। एक तो पूर्ण बहुमत द्वारा और एक साधारण
साधारण बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से हमने इस तरीके से लिख दिया है, तो ऐसा होगा। अगला है पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची में शामिल है, जिसका कि हमने पहले भी अच्छे से जिक्र किया है और बताया है। राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 155। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 155 में वर्णन है राज्यपाल की नियुक्ति का। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 161 में किसकी शक्ति का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है क्षमादान की शक्ति, और राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 161 में किसकी शक्ति का वर्णन है? तो राज्यपाल की शक्ति, और राज्यपाल की कौन सी शक्ति? क्षमादान। जिस तरीके से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, उसी तरीके से राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं कुछ मामले में। दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये राज्यपाल को भी शक्ति प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 239 का में वर्णित है। यहाँ डबल का होगा, अनुच्छेद 239 के डबल का में वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली आप सबको पता है भारत की राजधानी है। कई संगठनों का आयोजन G20 है और SCO है, इन सब का सम्मेलन वहीं आयोजित किए जाते हैं। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 280 में। और अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है अभी हाल ही में। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगढ़िया। ये शुरू कब से होगा? ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा इसका कार्यकाल। थोड़ी आप लोग इग्नोर करिएगा टाइपिंग मिस्टेक को। तो 2024 से इसका कार्यकाल शुरू होगा। और इसके सचिव कौन बने हैं? तो सचिव हैं इसके ऋत्विक रंजन पांडे। थोड़ी राइटिंग को भी आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि लिख भी हम कुछ ऐसे ही रहे हैं। तो ऋत्विक रंजन पांडे बने हैं इसके सचिव हैं 16वें वित्त आयोग के। और अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के जो वित्त आयोग होते हैं, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, आप ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, मतलब नंद किशोर उनका नाम है वैसे पूरा। तो NK सिंह
वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नोट करिएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जो 15वां वित्त आयोग है इसका कार्यकाल का टाइम है 2020 से 2025 तक। इसके कार्यकाल का टाइम है 2020 से 25 तक। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 46 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 46 में वर्णन है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का, यानी एसटी एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के जन कल्याण के लिए कार्य की, मतलब वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, ना ही किसी योजना से वंचित रह जाए। अगला है, भारत की संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 79 में है। और संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा सदन है। यदि हम बात करें संसद के अंग, तो संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं। तीनों अंग का देखें तो पहला अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ये हैं संसद के तीनों अंग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर है 245 हैं। अगला है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर है 552 सदस्य हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।